नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे शानी जी की कहानी जली हुई रस्सी। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए जली हुई रस्सी। अपने बर्फ जैसे हाथों से वाहिद ने गर्दन से उलझा मफलर निकाला और सफिया की ओर फेंक दिया। पल भर वाहिद की ओर देखकर सफिया ने मफलर उठाया और उसे तह करती हुई धीमे स्वर में बोली, क्या मिलाद में गए थे? वाहिद ने बड़े ठंडे ढंग से स्वीकृति सूचक सिर हिलाया और पास की खूंटी में कोट टांग खिड़की के पास आया। खिड़की के बाहर अंधेरा था, केवल सन्नाटे की ठंडी साएं साएं थी जिसे लपेटे बर्फीली हवा बह रही थी। किंचित सिहर कर वाहिद ने खिड़की के पल्ले लगा दिए और अपने बज उठते दांतों को एक दूसरे पर जमाकर बोला, कितनी सर्दी है, जिस्म बर्फ हुआ जा रहा है। चूल्हे में आग है क्या? प्रश्न पर सफिया ने आश्चर्य से वाहिद की ओर देखा, बोली नहीं। चुपचाप खाट पर लेटे वाहिद के पास आई, बैठी और उसके कंधे पर हाथ रखकर स्नेह सिक्त स्वर में बोली, मेरा बिस्तर गर्म है, वहां सो जाओ। वाहिद अपनी जगह लेटा रहा, कुछ बोला नहीं। थोड़ी देर के बाद उठकर पास ही पड़ी पोटली खींची, उसकी गांठें खोली और कागज की पुड़िया रुमाल से अलग कर बोला, शीरनी है, लो खाओ। रहने दो, सफिया बोली, सुबह खा लूंगी। क्या मिलाद में बहुत लोग थे? किसके यहाँ थी? वकील साहब के यहाँ। एक तो 11वीं शरीफ की मिलाद और दूसरे इतनी सर्दी। वाहिद ने रजाई गर्दन तक खींच ली। अनायास भर उठने वाली झुरझुरी से एक बार अंधेरे में और शीत में ठिठुरती हवा लौट गई और किवाड़ों की दराज से सिमटकर दोशीजा की नटखट छुअन की तरह गर्म रजाई में भी वाहिद को छूकर कंपा गई। पास वाले मकान से एक शोर उठ रहा था, एक बड़ी मीठी चहल पहल, जिसमें पुरुष स्त्रियों के स्वर और हंसी मजाक के फव्वारे, देगों की उठापटक, बल्लियों और कफगीरों के टकराने और झनझनाने की आवाजों के साथ घुले मिले थे। सफिया ने कहा, मुनीर साहब के यहाँ कल सुबह दावत है। वाहिद ने सुन भर लिया और आंखें बंद कर ली। मुनीर साहब वाहिद के घर के पास ही रहते थे। आज से कोई 6 साल पहले मुनीर साहब किसी सेठ के यहाँ मुनीम थे, पर बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और गल्ले का व्यापार शुरू कर दिया। किस्मत अच्छी थी, अतः 2 साल के अंदर ही उन्होंने हजारों रुपए कमाए और अपना पुराना माटी का कच्चा मकान तोड़वाकर पक्का और बड़ा बनवा लिया। उस दावत की चर्चा वाहिद पिछले कई दिनों से सफिया से सुन रहा था। मुनीर साहब की पत्नी ने, जो अक्सर वाहिद के यहाँ दोपहर में आ जाया करती थी, 2 सप्ताह पहले ही अपने यहाँ होने वाली दावत की घोषणा करती थी। जब कभी सफिया से भेंट हुई, थोड़ी इधर उधर की चर्चा के पश्चात बात 11वीं शरीफ के महीने, मिलादों और दावतों पर पलट आई और उसने बातों ही बातों में कई बार सुनाया कि उनके यहाँ की दावत में कितने मन पुलाव, कितना जर्दा और कितने बकरे कटने को हैं और इतने दिन पहले ही उनके रिश्तेदार चावल दाल चुनने बीनने और दूसरे कामों के लिए आ गए हैं। इस जरूरत से ज्यादा इंतजाम करने के लिए उन्होंने सफाई दी कि मिलाद, तीजा और किसी धार्मिक काम में चाहे लोग ना आए, पर खाने की दावत हो तो एक को बुलाओ, 4 आएंगे। जब मामूली दावतों का यह हाल होता है तो फिर यह तो आम दावत है। सफिया को बुरा न लगा हो ऐसी बात नहीं, पर उसने कभी कुछ नहीं कहा। वही दावत कल होने जा रही थी। बड़ी देर से छा गई चुप्पी को सहसा तोड़कर बड़े निराश स्वर में सफिया बोली, मुनीर साहब की बीबी के पांव तो जमीन पर ही नहीं पड़ते। इतनी उम्र हो गई, फिर भी जेवरों से लदी पीली उजली दुल्हन बनी फिरती हैं। भला बहू बेटियों के सामने बुढ़ियों का श्रृंगार क्या अच्छा लगता है? वाहिद ने करवट बदली और एक लंबी सांस लेकर कहा, जिसे खुदा ने दिया है वह क्यों न पहने।
अपने अपने नसीब हैं सफिया। सफिया को संतोष नहीं हुआ। थोड़ी देर चुप रहकर बड़े भरे हुए स्वर में बोली, एक अपने नसीब हैं। खुदा जाने तुम्हारे मुकदमे का फैसला माटी मिला कब होगा। और सफिया के भीतर से एक बड़ी लंबी और गहरी सांस निकली जो सीधे वाहिद के कलेजे में उतर गई। वाहिद एक ढीला ढाला मझोले कद का आदमी था। गरीबी और अभाव से उसका परिचय बचपन से ही था। बड़ी आर्थिक कठिनाइयों के बीच 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त कर सका था। 8वीं के बाद किसी तरह कोशिश कर करा के उसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी मिल गई और 8 साल के भीतर ही वह डिप्टी रेंजर तक पहुंच गया। जंगल महकमे वाले को भला किस चीज की कमी। 4 साल के अंदर ही वाहिद के नाम पोस्ट ऑफिस में 1,500 की रकम जमा हो गई, जिसमें से 700 उसके ब्याह में खर्च हुए। पर सफिया का भाग्य शायद अच्छा नहीं था। पूरे 2 साल भी सुख से नहीं रह पाई थी कि वाहिद रिश्वत के आरोप में मुअत्तल कर दिया गया। वाहिद ने बहुत हाथ पांव मारे। पोस्ट ऑफिस से 300 और निकल गए। हेड क्लर्क की कई दावतें हुई। रेंज ऑफिसर साहब, जिनके सर्कल में वाहिद आता था और जिसने रिपोर्ट आगे बढ़ाई थी कि यहाँ उसने कई बार मिठाई, फलों की टोकरियाँ और शहर के भारी भरकम आदमियों से ढेर सारी सिफारिशें भिजवाई। और डीएफओ साहब की बीबी के पास, हालांकि उससे पहले एक बार भी वहां जाने का अवसर नहीं आया था। सफिया को 2-3 बार भेजा, पर हुआ कुछ भी नहीं। केस पुलिस को दे दिया गया और वाहिद पर मुकदमा चलने लगा। पहले कुछ महीने तो वाहिद को काफी सांत्वनाएं मिली कि केस में कोई दम नहीं, खारिज हो जाएगा। यहाँ वाले ज्यादती और अन्याय करें, पर ऊपर तो सबकी चिंता रखने वाला है। और वाहिद के केस के साथ अकेले वाहिद का नहीं, 2 और जनों का भाग्य जुड़ा है। अगर वाहिद दोषी भी है तो वे लोग तो निर्दोष हैं, इत्यादि। जब 1 साल का अरसा बीत जाने पर भी मुकदमा तय नहीं हुआ, पोस्ट ऑफिस से पूरे पैसे निकल गए और सफिया के जिस्म पर एक भी जेवर न रहा, तो वाहिद की हिम्मत टूट गई। पहले जुम्मे के अलावा कभी भी मस्जिद की ओर रुख न करने वाला वाहिद 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगा। लगभग 2 साल के बाद फैसला हुआ और आशा के विपरीत अच्छे से अच्छे वकील लगाने के बावजूद वाहिद को साल भर की सजा हो गई। वैसे तो अकस्मात टूट पड़ने वाली मुसीबत पहाड़ से कम न थी, पर रिश्तेदारों और दोस्तों ने मिलकर हाई कोर्ट में अपील करने का किसी न किसी तरह प्रबंध कर दिया और पूरे 1.5 बरस से वाहिद हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा है। भले उस प्रतीक्षा में 1 जून के खाने के बाद 2 जून की चिंता की चिड़चिड़ाहट, सफिया की शिकायतें, दिन प्रतिदिन टूटता उसका स्वास्थ्य और उस दुर्दिन में मां बनने के पहले की एहतियात, आवश्यक दवाइयों व देखभाल की सारी समस्याएं शामिल थीं। मुनीर साहब के यहाँ से देगों में भारी कफगीरों के फेरने टकराने का स्वर गूंजा। बड़े जोर से छन्न छन्न की आवाज हुई और फिर घी में पड़े ढेर सारे मसालों की मीठी सौंधी खुशबू फैल गई। घी अब वाहिद के लिए ख्वाब है। जब तक लोअर कोर्ट से फैसला नहीं हुआ, ऑफिस से मुअत्तली का अलाउंस मिल जाया करता था। उसका ही सहारा कम न था। पर अब कहीं से कोई आसरा नहीं। उन कड़वे दिनों को वाहिद और सफिया मिलकर झेल भी लें, लेकिन उस मासूम जान का क्या होगा जो वाहिद के दुर्दिन में ही सफिया के भाग्य में आने को थी। प्रोविडेंट फंड की जो भी थोड़ी बहुत रकम जमा थी और वापस मिलने को थी, उसके जाने के बहुत से रास्ते पहले से तैयार थे। अतः उसका क्या भरोसा। एक दिन झिझकती हुई सफिया बोली, एक बात कहूं। पल भर के लिए वाहिद डर सा गया। पता नहीं सफिया कौन सी बात कहेगी। तुरंत जवाब देते नहीं बना। क्षण भर उसकी ओर देखता रहा, फिर पास जाकर अपनी हथेलियों में उसका चेहरा लेकर बड़ी उदास आंखों से देखने लगा। क्या कहती हो? सफिया बोली, प्रोविडेंट फंड के पैसे मिलेंगे तो घी ला दोगे? बहुत दिनों से अपने यहाँ पुलाव नहीं बना। वाहिद के भीतर जैसे किसी ने हाथ डालकर खंगाल दिया हो। अपने को किसी तरह संयत कर पहले वह धीरे से मुस्कुराया, फिर जरा जोर से बनाई हुई हंसी हंसता हुआ बोला, बस।
सफिया संकोच से लाल होकर मुस्कुराती हुई वाहिद के सीने में छिप गई। वहां से हटकर वाहिद जब दूसरे कमरे में आया तो निढाल सा खाट पर पड़ गया। भीतर से उफनती रुलाई का आवेग पलकों और होठों पर बिछल रहा था। मुंह पोंछने के बहाने रुमाल से उसने आंखें पोंछी और अपने लरज रहे होंठ बाजू में भींच लिए। उस बात को भी 3 माह हो गए थे। सफिया ने 1-2 बार अप्रत्यक्ष रूप से पूछने की कोशिश की और चुप रह गई। उस रकम की वाहिद को आज भी प्रतीक्षा है। वाहिद ने करवट बदली। मुनीर साहब के यहाँ का शोर थम गया था और इक्की दुक्की आवाजें आ रही थीं। सफिया थककर सो गई थी। सर्दी की सुबह वाहिद के लिए 8 से पहले नहीं होती, पर उस दिन देर से सोने पर भी सुबह आंख जल्दी ही खुल गई। वैसे काम होने या न होने पर भी वह चाय आदि से निबटकर 9 बजे से पहले ही बाहर निकल जाता है, लेकिन उस दिन उसकी चाय 10 बजे हुई। बाहर मुनीर साहब के यहाँ भीड़ इकट्ठी हो रही थी। साइकिल और पांवों की रौंद से उभर उभर कर उठती धूल का बादल फैल बिखर रहा था। और दिनों की तरह चाय देते समय आज सफिया ने ना तो राशन के समाप्त होने की बात कही और ना यही पूछा कि आज वाहिद कहाँ से प्रबंध करेगा। पिछली रात भी कुछ नहीं था। सुबह का बच रहा थोड़ा खाना वाहिद और सफिया ने मिलकर खा लिया था। रात की मिलाद की शेरनी नाश्ते का काम दे गई थी। वाहिद ने पूछा, क्यों, क्या मुनीर साहब के यहाँ से कोई आया था? सफिया ने थोड़ा झिझकते हुए जवाब दिया, नहीं, हज्जाम आया था, आम दावत की खबर दे गया है। वाहिद ने और कुछ नहीं पूछा और बाहर निकल आया। मुनीर साहब के घर के सामने से लेकर सड़क के दूसरे मोड़ तक लोगों का आना जाना लगा था। रंगीन धारीदार तहमद लपेटे, सफ़ेद और काली टोपियां लगाए, सिर पर रुमाल बांधे लोग मुनीर साहब के घर की ओर बढ़ रहे थे। एकाएक सामने से रिजवी साहब दिखाई दिए। वाहिद उनसे कतराना चाहता था, पर जब सामने पड़ ही गए तो बरबस मुस्कुराकर आदाब करना ही पड़ा। रिजवी साहब के साथ 9 से लेकर 3 साल के 4 बच्चे चल रहे थे, जिनके सिरों पर आड़ी टेढ़ी गंदी और तेल में चीकट मुड़ी मुड़ाई टोपियां थीं। रिजवी साहब ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों भाई, मुनीर साहब के यहाँ हो आए क्या? वाहिद ने झिझक कर कहा, जी नहीं। रिजवी साहब बोले, तो फिर चलो ना। वाहिद क्षण भर चुप रहा, फिर संभल कर बोला, आप चलिए, मैं अभी आया। रिजवी साहब आगे बढ़ गए। कोई 2 घंटे बाद जब वाहिद लौटा तो मुनीर साहब के घर के सामने से भीड़ छट गई थी, पर महफिल अभी भी चल रही थी। कोई पूछे या ना पूछे, स्वागत करे या ना करे, लोग आते, सामने के नल पर हाथ धोते और बैठ जाते। एक ओर से कंधे पर कपड़े से ढका तश्त लिए चिचोड़ी गई हड्डियों के गिर्द फैले ढेर सारे कुत्तों को हकालती हमीदा की माँ निकली। हमीदा की माँ पिछले 5 वर्षों से मुनीर साहब के यहाँ नौकर थी। अक्सर तीज त्योहार के मौके पर मुनीर साहब के यहाँ से शेरनी लेकर हमीदा की माँ ही वाहिद के यहाँ आया करती थी। उससे बात करने की ना तो कभी वाहिद को आवश्यकता ही पड़ी और ना अवसर आया। फिर भी वाहिद ने आज रोक कर पूछा, हमीदा की माँ, क्या लिए जा रही हो? हमीदा की माँ ने पल्लू संभाल कर कहा, खाना है भैया, सिटी साहब के यहाँ पहुँचाने जा रही हूँ। भला वह क्यों? अब पता नहीं, सिटी साहब आम दावत में आना पसंद करें ना करें, सो बेगम साहिबा भिजवा रही हैं। और हमीदा की माँ आगे बढ़ने लगी तो एकाएक चौंक कर, जैसे कोई विशेष और महत्वपूर्ण बात छूटी जा रही हो, जरा ऊंची आवाज करके रोकने के अंदाज में वाहिद ने पूछा, और कहाँ कहाँ ले जाना है हमीदा की माँ? हमीदा की माँ ने थोड़ा रुक कर कहा, पता नहीं भैया, फिर भी इतना जानती हूँ, अभी मेरी जान को छुटकारा नहीं। वाहिद होठों में ही मुस्कुराया और मुनीर साहब के घर की ओर बढ़ा। सामने आंगन में 2-3 बड़ी बड़ी दरियां, जो संभवतः हर दावत में पहुंच पहुंच कर गंदी हो चली थीं, बिछी हुई थीं, जिन पर साफ नए कपड़े पहने कुछ बच्चे खेल रहे थे। पास के नल से क्षण प्रतिक्षण बह रहे पानी से आंगन के आधे हिस्से में कीचड़ फैल चुका था। पास ही 2-3 चारपाइयां डाल दी गई थीं।
चारपाइयां शायद उन उम्मीदवारों के बैठने के लिए थीं जो देर से आने के कारण चल रही पाँत समाप्त होने और दूसरी पाँत के प्रारंभ होने की प्रतीक्षा करते हैं। उन्हीं लोगों में से एक वाहिद भी है। वह बड़े फीके ढंग से मन ही मन हंसा। रस्सी भले ही जल गई हो, पर उसका बल क्या इतनी जल्दी निकल जाएगा? वाहिद थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा। वहां बैठने बिठाने अथवा पूछने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं थी। लोग आते थे जाते थे। भीतर के कमरे से जहां खाना चल रहा था, बर्तनों की टकराहट के स्वर के साथ पुलाव की महक उसासों के साथ वाहिद के फेफड़ों में भर गई। मुंह भर आया। घूंट हलक के नीचे उतार कर वाहिद एक ओर खड़े दांत खोदते और थूकते 2-3 दाढ़ी वाले बुजुर्गों के पास जा खड़ा हुआ। दांत के अंतरों में फंस गए गोश्त के टुकड़ों को तीली से निकाल फेंकने की जी तोड़ कोशिश करते हुए उन लोगों ने केवल वही सवाल किया जिसका जवाब वाहिद पिछले 1.5 बरस से प्रायः हर मिलने वाले को दिया करता था कि उसके केस का क्या हुआ, किस वकील को लगाया है, कितनी पेशियां हो गईं और अपील के फैसले में और कितनी देर है, आदि। वाहिद ने सैकड़ों बार कही बात एक बार फिर अनमने ढंग से दोहरा दी। तभी दरवाजे के पास मुनीर साहब दिखे। इधर से ध्यान हटाकर वाहिद ने मुनीर साहब के चेहरे की तरफ अपनी आंखें जमा दी, पर लगातार कई मिनटों तक मुनीर साहब की ओर मुस्कुराकर देखते रहने पर भी उनका ध्यान वाहिद की ओर नहीं लौटा और वह अपने किसी नौकर को कुछ हिदायतें देकर लौटने लगे तो अपनी जगह से एकदम आगे आ पुकार कर वाहिद ने कहा, मुनीर साहब, आदाब अर्ज़ है। मुनीर साहब जाते जाते पल भर को रुके, आदाब लिया, वाहिद की ओर देखकर मुस्कुराए और तेजी से भीतर चले गए। एकदम पीछे अपनी जगह पर लौटने के पूर्व वाहिद ने सुना पास के दाढ़ी वाले सज्जन उसका नाम लेकर पुकार रहे थे। लौटकर देखा तो उन्होंने कहा, वाहिद मियाँ, पान लीजिए। एक कम उम्र का लड़का वाहिद के आगे पान की तश्तरी बढ़ाए खड़ा था। क्षण भर रुककर वाहिद ने अपने गिर्द देखा। सामने खड़े लड़के पर एक निगाह डाली, तश्तरी से एक पान उठाकर मुंह में रखा और लौट रहे लोगों के पीछे हो लिया। घर पहुंचकर देखा सफिया तकिए में मुंह डाले चुपचाप पड़ी थी। बावर्ची खाने की ओर निगाह गई। चूल्हा लिपा पुता साफ था और धुले मंजे बर्तन चमक रहे थे। वाहिद को देखकर सफिया उठ बैठी और अपनी ओर घूर कर देख रहे वाहिद की आंखों में केवल निमिष भर के लिए देखकर ठंडे स्वर में पूछा, कितने लोग थे दावत में? हमीदा की मां तो नहीं आई? वाहिद के जले पर जैसे किसी ने नमक छिड़क दिया हो। तिलमिलाकर तीखे स्वर में उसने कहा, हमीदा की मां की ऐसी की तैसी। मैं ऐसी दावतों में नहीं जाता। यह जानकर भी तुम ऐसे सवाल करती हो। हमने क्या पुलाव नहीं खाया? जिसने न देखा हो वह सालों के यहाँ जाए। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।